हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 3 ऑन द टॉपिक वेव्स और इसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे वेव मोशन के ऊपर। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन को डिराइव किया था, उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है। आप पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और इससे हमारा वो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेगा कि इक्वेशन बेसिकली किसके लिए बनाई गई और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो हमारे को क्या बताती है। इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अ रोप इज गिवन बाय, एक रोप के ऊपर ये बनाई, मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियोस में दिखाया हुआ है कि रोप में जो वेव बन रही है उस वेव की ये इक्वेशन है 5 sin 4t 4.0 लिखा है ये 4t माइनस 0.02x। इनिशियल फेज 0 दिया हुआ है क्योंकि कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा है। y एंड x आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब द मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड भी बतानी है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रोप। एक एक करके हम एक एक बात को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम देखते हैं क्या क्या इक्वेशन इसके अंदर एक्सपेक्टेड, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई है, उसको समझेंगे और समझने के बाद उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसी है, दैट इज y इज इक्वल टू वाई एक्स टी। हम ऐसे लिखते थे y एक्स टी, और बिल्कुल लिखो y एक्स टी। ठीक है, मतलब x और t की टर्म्स में हम इसको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना है कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ में डिफाइन करने लगे हैं। एक वेव को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हमने करना है तो उसमें पहली एक बात हमें बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि वो मल्टीपल एसएचएम्स हो रहे हैं वहां पार्टिकल के। आप एक पार्टिकल को, एक सोर्स पार्टिकल को आप एसएचएम मोशन देते हो, ऑसिलेट करवाते हो, फिर आगे वो वाला पार्टिकल आगे एनर्जी को ट्रांसफर करके बाकी सब पार्टिकल्स को भी अल्टीमेटली एनर्जी ट्रांसफर करती है और सब पार्टिकल्स आपके एसएचएम करते हैं। सब पार्टिकल्स अगर एसएचएम करते हैं, जब एक पार्टिकल एसएचएम करता था तो हम इक्वेशन कैसे लिखते थे, वाई टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। जब एक पार्टिकल ऑसिलेट करता था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आती थी दैट वाज वाई टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन जब इतने सारे पार्टिकल्स आपके ऑसिलेट कर रहे हैं तो मुझे हर पार्टिकल के, अगर हर पार्टिकल की मुझे एसएचएम की इक्वेशन अगर लिखनी है, जर्नलाइज्ड इक्वेशन लिखनी है हर पार्टिकल की किसी भी डिस्टेंस x के लिए, कि वो पार्टिकल किसी डिस्टेंस x पे है, तो उसकी इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं वाई एक्स टी। वाई एक्स टी का मतलब हो गया किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल, उस पार्टिकल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो कितनी दूर है सोर्स पार्टिकल से, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितना दूर है, वो हो गया x। उस पार्टिकल का नाम, उस पार्टिकल की आइडेंटिटी क्या है, जिस पार्टिकल के हम एसएचएम की इक्वेशन लिख रहे हैं कि वो सोर्स पार्टिकल से कितनी दूर है, कितने सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो जब मैंने वाई एक्स टी लिखा तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने लिखी थी दैट वाज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जो हमने डिराइव की थी लास्ट वीडियो के अंदर। ये आ जाती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो सबसे पहली चीज हमें दिखाई दी कि फाई नॉट इक्वल टू 0 है। 0 डिग्रीज, रेडियंस, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, कुछ भी लिख सकते हो यहां पे। जब 0 है तो कोई मतलब ही नहीं बनता यूनिट्स का। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे, अब एम्पलीट्यूड सामने दिखाई दे रहा है, कंपेयर करो, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन है पहले से कि सब डिस्प्लेसमेंट्स किस में है, एक्स और टी दोनों किस में है, एक्स और वाई किस में है, सेंटीमीटर में गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, बाकी मैं कंपेयर कर रहा हूं, आप ध्यान देना। ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर है, ओमेगा इक्वल टू है 4 के बराबर। ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ओमेगा देखते हैं। ओमेगा इक्वल टू है 4। ओमेगा होता क्या है, 2 पाई एफ इक्वल टू 4। एफ इक्वल टू कितना आ गया, 4/2 पाई। एफ इक्वल टू कितना आ गया, 4/2 पाई। तो 4/2 फ्रीक्वेंसी पूछी थी, ये निकाल दी हमने फ्रीक्वेंसी 4/2 पाई। इसकी कैलकुलेशन करोगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा 0.637 हर्ट्स। 0.637 हर्ट्स की ये फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट हुई। टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट, टाइम पीरियड पूछा है, वेलोसिटी पूछी है।
वेलोसिटी पूछी है एंड वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, अच्छे से सीखना ज़रा कैसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले टाइम पीरियड निकाल लो, एक बार टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन होगा, देखो मैं बताता हूँ। टाइम पीरियड अगर निकालने को बोला गया हो तो 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी की उल्टा कर दो, आंसर क्या आ गया, पाई/2। पाई/2 कितना होता है, पाई/2 आएगा, पाई/2 आएगा 1.57 सेकेंड्स। 1.57 सेकेंड्स का एक टाइम पीरियड है। मतलब समझना, इन सब बातों का मीनिंग समझना। टाइम पीरियड 1.5 सेकेंड, 1.57 सेकेंड्स का मतलब है जो आपका सोर्स पार्टिकल है, जो आपका सोर्स पार्टिकल है, प्लीज ध्यान से सुनना है आपने, आपका जो सोर्स पार्टिकल है उसको अपना पूरा एसएचएम करने में, या हर पार्टिकल को अपना एसएचएम करने में, पूरा एसएचएम, ठीक है, पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको जो टाइम लगता है दैट इज 1.57 सेकेंड्स। ये इसकी मेन कहानी है। 1.57 सेकेंड्स का यही मीनिंग है कि हर एक पार्टिकल को पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, पूरी ऑसिलेशन का मीनिंग भी समझो, पूरी ऑसिलेशन का मीनिंग समझो, इधर से ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से इधर आया, तो हर एक पार्टिकल ये ऑसिलेट कर रहा है। एसएचएम मालूम है आपको, पिछले चैप्टर से मालूम है। तो एसएचएम जो कर रहा है उसको पूरा ऑसिलेट करने में, अपनी पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करने में 1.5 सेकंड लग रहे हैं हर एक पार्टिकल को। अब सोर्स बोलोगे तो भी चलेगा। दूसरी लैंग्वेज में, एक पार्टिकल को ये जो कंप्लीट करने में लग रहा है, इतनी देर में एक वेव बनती है। जितनी देर में ये हुआ, जितनी देर में ये हुआ उतनी देर में एक वेव बनती है, ये भी आपको मालूम है। उतनी देर में एक वेव बनती है। देखो, मतलब ये जो वेव बनती है, ये जो आपको वेव बनती है, ये इतनी देर में एक बनती है। तो एक वेव बन गई, एक वेव बन गई, सोर्स ने एक वेव बना दी। तो एक वेव बनने में कितना टाइम लगा, इतना लगा, 1.5 सेकेंड, 57 सेकेंड्स। तो ये हमें बात समझ आ गई। अब आती है बात क्या, ये तो हमें पता चल गया कि ये वेव कितनी देर में बनी। अब हमें बताना है कि ये वेव कितनी लंबी बनी। ये वेव जो मेरी रोप है उसके ऊपर कितनी लंबी बनी, यानी स्केल से मेजर करूंगा, मीटर्स में आंसर आएगा या सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा। लेंथ का मेजरमेंट है, वेव लेंथ। तो ये कितनी लंबी बनी वो पता लगाने के लिए मेरे को दूसरा फैक्टर काम आएगा। जो दूसरा फैक्टर पता कौन सा है, आपका दूसरा फैक्टर है ये वाला, ये, इसको आप के बोलते हो, इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे, देखो कैसे करेंगे इसको। अब ध्यान देना, 0.02 है ना। अब देखो, मैं आपको सब बातें इसके थ्रू क्लियर करने वाला हूं, आपने अच्छे से एक एक बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्या, देखो क्या बोल रहा हूं इसमें, बोल रहा हूं कि के की वैल्यू कितनी है, के इक्वल टू है 0.02। और अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इसके जो यूनिट हैं वो मीटर इनवर्स होंगे, बिल्कुल सेंटीमीटर इनवर्स होंगे। यहां इसके यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होंगे। के होता क्या है, के होता है 2 पाई/λ इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर इनवर्स। रहने दो लिखना ये यूनिट अभी, ठीक है, ये आ गया। यहां से हम किसकी बारे में बात करेंगे, यहां से हम बात करेंगे लैम्डा के बारे में। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.02, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.02, ये आ गया आपका ये, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली बनता है क्या लिखा है, 100 पाई सेंटीमीटर, 100 पाई सेंटीमीटर, 100 पाई सेंटीमीटर। इतनी बात आपको सबको पता चलनी चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी, ये आपको क्लियर पता चलना चाहिए। इसके आगे देखना आप, इसके आगे ये लैम्डा हमने निकाल लिया। लैम्डा निकालने के बाद वेवलेंथ भी निकल गई, फ्रीक्वेंसी भी निकल गई। अब मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो वेलोसिटी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है।
हमें पता चल गया कि जो हमारी वेव बनी वो कितनी देर में बनी थी, π/2 सेकेंड्स में, 1.57 जिसको मैंने लिखा है, π/2 सेकेंड्स में हमारी वो वेव कितनी लंबी बनी, 100 पाई सेंटीमीटर बनी। 100 पाई सेंटीमीटर यानी 314 सेंटीमीटर यानी 3.14 मीटर के लगभग बनी, 3.14 मीटर। अब मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ वेव, देखना ध्यान से प्लीज, अच्छे से समझना इस बात को। वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, मैंने तो यही फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, लैम्डा अपॉन टी, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक वेव कितनी लंबी बनी और एक वेव कितनी देर में बनी, बस ये याद रखो, इतनी बात मेरी, और इसी से क्लियर हो जाती है हर चीज। और ये भूलना कभी नहीं, ये 12th क्लास में दोबारा दर्शन देगा, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा कितना निकाला आपने, अभी निकाला 100 पाई, फिर आपने टी कितना निकाला, π/2, 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 ये लो π/2, पाई पाई कैंसिल हो गया, 200 आ गया इसका आंसर, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यू कैन से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है वेव की। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब है एनर्जी आगे कैसे बढ़ रही है। वेव इज जस्ट एनर्जी, इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी के ट्रांसफर होने का जो वेलोसिटी रेट है वो ये है 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 मीटर आगे भागता है, एक सेकेंड में 2 मीटर आगे भागती है एनर्जी। ये है इसकी कहानी। उसके पहले हमने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब एक और बात आपसे करना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से सुनना। वेलोसिटी आप लैम्डा और टी निकाले बिना भी निकाल सकते हो, ध्यान देना कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। इसको एक ऑल्टरनेट मेथड भी है इसको करने का, ध्यान देना कैसे। और लिख रहा हूं, आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि जो आपका ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, के इक्वल टू होता है, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। अगर मैं लिख दूं कि भाई ओमेगा अपॉन के निकालो, ओमेगा अपॉन के निकालो, तो क्या करोगे, 2 पाई अपॉन टी इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। आंसर 2 पाई कैंसिल, लैम्डा अपॉन टी, जिसको मैंने अभी समझाया आपको, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो इसलिए मैं लैम्डा और टी निकाले बिना भी इक्वेशन देख के, याद रखेंगे प्लीज अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ वेव मैं बिना इक्वेशन निकाले हुए भी, लैम्डा और टी निकाले हुए भी इक्वेशन को देख के भी निकाल सकता हूं। कैसे कैसे कैसे, टी का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, क्या, टी का कोफिशिएंट ये वाला डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, यहां से भी आप इसको निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप ध्यान देना कैसे, ध्यान देना कैसे। देखो क्या 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 कोफिशिएंट्स हैं इसके, देखो क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं। तो यहां लिखता हूं v इक्वल टू 4/0.02 इक्वल टू 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो आपने पहले भी आंसर निकाला था, 2 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव आ गई। ये प्रोसेस है इसको चलने का, ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। आपने हमेशा इक्वेशन को इस लैंग्वेज में लिख लेना है और यहां से आपको एक एक इंफॉर्मेशन उस वेलोसिटी, उस वेव के बारे में पता चल गई। मैंने क्या क्या बताया आपको, इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा, ठीक है, इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा, और दूसरा दूसरा ये वेव कितनी लंबी बनी वो भी पता चल गया आपको। वेलोसिटी को 2 मेथड भी बता दिए कैसे कैसे निकालना है। आपका ज्यादा इजी मेथड आपको सेकंड वाला ही लगा होगा, लेकिन आप बोलोगे फर्स्ट वाला क्यों कराया, लेकिन फर्स्ट वाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि वेलोसिटी ऑफ वेव है क्या, उसको अंडरस्टैंड करने का एक और मेथोडोलॉजी आपको बताई। वेव को बार बार बोलना है, एनर्जी का ट्रांसफर रेट, एनर्जी आगे कैसे बढ़ रही है। आप एक पार्टिकल को ऑसिलेट करते हो, लेकिन सारे पार्टिकल वहां ऑसिलेट कैसे करने लगते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर होती है एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल, फ्रॉम वन सोर्स पार्टिकल टू सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां तक कर लिया, इसका बी पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी बी पार्ट की जब हम बात करते हैं
जब हम बी पार्ट की बात करते हैं तो देखना क्या है इसमें। देखो बी पार्ट कहता है द मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन द रोप। अगर मैं इसकी बात करूं कि मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, लेकिन पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, याद रखो पार्टिकल भी ऊपर नीचे जा रहा है। वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट आई 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं कि एसएचएम में उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी होती है जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है पार्टिकल, और उसकी जीरो वेलोसिटी होती है जब वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है। तो इसलिए वेलोसिटी तो, और बीच में तो अलग ही वेलोसिटी है। तो ये तो हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं एसएचएम के दौरान। अब लेकिन जो हम बात करने वाले हैं उसमें देखना जरा ध्यान से कि जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी को लेकर पर्टिकुलरली बात करेंगे, जब पार्टिकल की वेलोसिटी को लेके हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, वो देखना कैसे करते हैं, उसको अच्छे से हम समझते हैं कि कैसे हम पार्टिकल की वेलोसिटी को लेके बात करेंगे। देखना प्लीज, पार्टिकल की वेलोसिटी को लेके बात करने हैं, ठीक है। मैं अब लिखूंगा, आप उसको अच्छे से समझोगे, उसकी थियोरी को भी समझोगे, ठीक है। उसकी थियोरी को भी मैं बीच बीच में बताऊंगा आपको क्या मीनिंग है उस बात का। वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जब मैं और मैक्सिमम निकालनी है, लेकिन पहले वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो निकालें। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी बताओ? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसकी मीन पीरियड, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करने लगे हैं, हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। देखो ये साइन बना रहा हूं आज मैं, और इस बात को आप समझोगे अभी। इसको बोलते हैं डाबा। ये जो सिंबल बनाया ये डी नहीं है, ये डाबा है। डाबा मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। इस बात को भी मैं अभी समझाऊंगा, आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से। पहले डाबा वाई बाई डाबा टी, डाबा वाई बाई डाबा टी। ये क्यों लिखा डाबा वाई बाई डाबा टी? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो। आप किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो जो किसी x डिस्टेंस पे है। दैट मींस कि x कांस्टेंट लेना है आपने। इसलिए जब x को कांस्टेंट लेना होता है और आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो तब उसको डाबा बोलते हैं। तो डाबा y बाई डाबा टी जब मैंने लिखा, अब डाबा की जगह कई लोग, डाबा सुनने में थोड़ा अजीब वर्ड लगता है, इसलिए कई लोग इसको डेल y बाई डेल टी भी बोलते हैं, ठीक है, डेल वाई, लेकिन है ये डाबा। मैं बता देता हूं आपको। अब देखो डेल, तो डाबा वाई बाई डाबा टी जब मैंने लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगा हूं, वाई को आपने कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन वही है जो हमने की है, ठीक है। वाई की इक्वेशन वही है जो यहां पे आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। वाई इज इक्वल टू 5 साइन 4t माइनस दिस, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, लेकिन एक्स को कांस्टेंट मानना है। एक्स को कांस्टेंट मानना है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक्स को कांस्टेंट अगर मैंने माना तो इसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर मेरा आंसर क्या आएगा। अगर एक्स को मैंने कांस्टेंट माना तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि ये भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, और ये इस पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 4t का डेरिवेटिव 4 आएगा। साइन का तो आपको मालूम ही है, कॉस होता है, वो हम लिखेंगे यहां पे। अब आप देखो मैं किस तरह से लिखता हूं, आप समझना इसको अच्छे से। तो वीपी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, डाबा वाई बाई डाबा टी, दैट इट विल बिकम 20 आना चाहिए आपको, 20 साइन 20 कॉस, सॉरी कॉस 4t नहीं लिख रहा मैं, 4.0, 4t बस, 20 कॉस 4t माइनस 0.02x, ये आ गया। ये कैसे? साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसे बताया था मैंने आपको। साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स का भी आपको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और एफ एक्स का यहां डेरिवेटिव क्या है? एफ एक्स क्या है? 4t माइनस 0.02x। तो 4t माइनस 0.02x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4। क्यों? x को भी आपने कांस्टेंट लिया है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई इतनी बात। अब देखो ये आ गया वीपी, ये इसका आ गया, लेकिन आपको मैक्सिमम निकालना था। मैक्सिमम निकालने की वजह से अब मैं लिखूंगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल velocity, maximum particle velocity is equal to 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई
आप बिल्कुल भी अभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपका पार्टिकल वेलोसिटी क्या है और आपकी वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पार्टिकल वेलोसिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा नहीं है, आप समझो यहाँ पे वो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड निकाली थी, ये जस्ट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है आपकी किसकी वेलोसिटी, आपके पार्टिकल के ऊपर नीचे जाने की वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन पे होगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पे होगी। ये बात हमने समझ ली, ठीक है। ठीक है जी। अब पार्टिकल एक्सेलरेशन भी निकालना चाहते हो तो पार्टिकल एक्सेलरेशन भी जब निकालनी है अगर पार्टिकल की, तो आपको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। उसको देखो मैं कैसे लिखता हूं, आप समझना प्लीज अच्छे से एक एक चीज को। पार्टिकल एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एपी विल बी इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा मैं, देखो एक बार दोबारा डेरिवेटिव लो, ये जो मैं लिख रहा हूं ना इसको बोलते हैं एक बार दोबारा डेरिवेटिव लो, वाई का एक बार दोबारा डेरिवेटिव लो, सेकंड डेरिवेटिव। फिर से आपने डाबा यहां पे लेटर यूज करने का रीजन क्या है कि आप फिर से एक्स को क्या मान रहे हो, कांस्टेंट। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो देखो क्या आएगा इसका आंसर, देखना जरा ध्यान से। एपी हमने ये लिखा, एपी ये लिखते ही हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी, एक बार दोबारा डेरिवेटिव लेना है किसका, किसका डेरिवेटिव लोगे एक बार दोबारा, यही वाले कॉस वाले का। कॉस वाले का डेरिवेटिव लेने से फिर से क्या आएगा, माइनस साइन, ठीक है। और 4 एक और बाहर आएगा यानी कि 80 हो जाएगा। आपने अच्छे से सीखना है, मैंने आंसर लिखा -80 साइन 4t -0.02x, ये आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। किस पर्टिकुलर पार्टिकल की अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो, कोई बोलता है कि मेरे को 5 सेंटीमीटर दूर जो पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन बताओ, तो आप डाल दो इधर एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 डाल दो तो पता चल जाएगी आपको एक्सेलरेशन। लेकिन फिर से मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ये माइनस तो यहाँ आना था, आपको मालूम है यहाँ ओमेगा के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये। अब मैंने यहाँ लिखा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये लिख दी। अब इसके आगे मैं लिखूंगा एक चीज, देखना जरा ध्यान से, मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80, वही एम्पलीट्यूड होता है उसका 80, ये जो 80 लिखा हुआ है यही इसका आंसर है, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ से ये सारी कहानी है इसकी, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया हमने, ये क्वेश्चन हमने एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में उसको समझते हैं अच्छे से। उसी की कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है, इन द अबव एग्जांपल जो हमने ऊपर सॉल्व की, उसी के अंदर पूछा गया फाइंड द फेज डिफरेंस। फाइंड द फेज डिफरेंस। इस फेज डिफरेंस के ऊपर भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, फेज डिफरेंस किसको कहा जाता है। फेज डिफरेंस देखो मैं आपको बताता हूं, जब हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे ना, तो जो भी आपकी एक साइन वेव रहती है ना, ये आपकी एक साइन वेव है, इसके साथ ही मान लो मैंने एक और साइन वेव इस तरह की बना ली, और इन दोनों के बीच का जो गैप है कि ये कितनी कितनी देर के बाद ये दोनों, कितना गैप है इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में, उसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। इन दोनों के मैक्सिमम के बीच में जितना गैप होगा और वही इन दोनों के बीच का इधर भी गैप होगा, ये जितना गैप होगा इसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। और ये एंगल में बात करते हैं हम इसकी, इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। अब ये फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया है, ये जो फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ये सेम पार्टिकल का है। पहले बोला है सेम पार्टिकल का फाइंड करो एट 2 डिफरेंट टाइम्स, 2 डिफरेंट टाइम्स पे। एक ही पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसके टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ, 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड के डिफरेंस, मतलब जो एक पार्टिकल डिफरेंस ये करता है, ऑसिलेट करता है, जो एक पार्टिकल आपका ऑसिलेट करता है उसका जो साइन वेव बनती है वो कैसी बनेगी, ऐसी। एक पार्टिकल के ऑसिलेट करने की जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व है वो हमने पिछली बार एसएचएम में पढ़ा हुआ है, वो ऐसा है।
t इक्वल टू 0 पे मान लो इधर है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहीं और होगा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोला है? फेज डिफरेंस। उसको बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। और वो फेज डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो वो किस तरह से फाइंड किया जाता है वो मुझे पता लगाना है। ये पहले क्वेश्चन की ये डिमांड है, क्योंकि एक ही पार्टिकल है इसलिए मैंने एक साइन वेव बनाई, एक ही पार्टिकल है इसलिए मैंने एक साइन वेव बनाई। और एक साइन वेव बनाने पे क्या बोला उसने कि टाइम इंटरवल दोनों के बीच में कितना है? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड के टाइम डिफरेंस के बीच में उन दोनों के बीच में गैप कितना आता है ये हमें फाइंड करना है, लेकिन एंगल में फाइंड करना है। एंगल में फाइंड करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। और दूसरा पूछा है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, टाइम एक ही है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इस तरह का केस है वो। जब मैं दो डिफरेंट पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो दोनों की अपनी अपनी साइन वेव बनेगी, एक की ऐसी दूसरे की ऐसी, थोड़ा लेट स्टार्ट होगा वो। जो दो पार्टिकल हैं तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली दोनों एक ही टाइम पे तो स्टार्ट होंगे नहीं, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस आया ये है कि 10 सेंटीमीटर के डिफरेंस के ऊपर जो साइन वेव बनती है उसके बीच में उनका फेज डिफरेंस क्या आएगा ये मुझे फाइंड करना है। तो ये दोनों चीजें हम किस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फाइंड करते हैं उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा अभी। जब आपने सेम पार्टिकल का फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो तब आपने किस तरह से करना है वो मैं आपसे बताता हूं आपको। डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम फेज डिफरेंस को। एक ही सेम पार्टिकल के लिए करना है तो 2π/t इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल। तो 2π/t तो आपने फाइंड किया हुआ, ये 2π/2 क्योंकि आप कैलकुलेट करके आओ टाइम पीरियड इंटू 1 सेकेंड, इंटू 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपका इधर से सीधा सीधा पता चल गया क्या आ गया 4। वैसे भी आप 2π/t को 4 आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है 4 की वैल्यू, ठीक है ना। ये जो दिख रही है यहां, ये मैं 4 की बात कर रहा हूं, आपको ओमेगा गिवन है ना, क्वेश्चन के अंदर ओमेगा आपको गिवन है ये 4, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे 2π/t को, तो ओमेगा इंटू आप बोल सकते हो ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो जब ओमेगा इंटू डेल्टा टी बोलोगे तो अल्टीमेटली आपका इस तरह से भी करो या इस तरह से करो, आपकी मर्जी है। तो डायरेक्ट पाई कट गया, ये 4 आंसर आ गया, 4 इंटू 1 4 आंसर आ गया। तो 4 रेडियंस आंसर किस में आएगा? 4 रेडियंस में। तो 4 रेडियंस इज द आंसर। इतना आपका फेज डिफरेंस आ गया एक सेम पार्टिकल का, एक सेम पार्टिकल का जो देखो इस तरह से है, उनके बीच में अगर गैप कितना है इस तरह से आप शो करो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेपर में करने की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जैसे मैंने बनाया, जैसे ये बनाया आपका ये 4 रेडियंस आ गया। ये मतलब यहां से लेके, और अगर मैं एक ही पार्टिकल का यहां से लूं कि इतना इतना गैप आया इसका, ये तो ये इट कम्स आउट टू बी ये जो टाइम, ये जो एंगल आया इधर से लेके इधर तक का एंगल, एंगल में मेजर कर रहे हैं। एंगल के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, 4 रेडियंस आया है, दिस इज 4 रेडियंस, ठीक है। तो ये बन गया इसका। और जब हमने टू डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करना है तो तब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला देखो किस तरह से मैं आपको बताता हूं। डेल्टा फाई फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, अगर दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2π/λ। वहां था 2π/t, यहां है 2π/λ, यानी कि ये तो k होता है इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि k डेल्टा एक्स। वहां था ओमेगा डेल्टा टी और ये है k डेल्टा एक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स जो दो डिफरेंट पोजीशंस पे ऑसिलेट कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है उनके बीच में, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा वो हमने समझना है। दैट कम्स आउट टू बी k कितना है, k की वैल्यू 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इट कम्स आउट टू बी 0.2 रेडियंस। तो 0.2 रेडियंस का आएगा उन दोनों के बीच में। तो दो डिफरेंट पार्टिकल्स का कैसे निकालते हैं और एक सेम पार्टिकल का कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पे फिनिश होता है। अभी हम एक जनरल बात और आपके साथ करूँगा कि कई बार डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेव कहाँ जाएगी, इधर जाती है कि उधर लेफ्ट साइड जाएगी कि राइट साइड जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। इसके 3 केसेस में लेने लगा हूँ। उन तीनों केसेस को ज़रा अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। उन 3 केसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या क्या है वो। पहला y इक्वल टू, देखो इसमें क्या लिख रहा हूँ, y इक्वल टू
वाई इक्वल टू -a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। 3 केसेस ले रहा हूं, आप तीनों केसेस को आपको समझा देता हूं कि कौन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी और कौन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। y इक्वल टू, ध्यान देना इस बात पे, a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और थर्ड केस ले रहा हूं a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो ये मैंने 3 केसेस ले लिए। अब इन 3 केसेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको एक क्या बता क्या रहा हूं कि आपका ये वाला केस आएगा, मतलब आपकी जो वेव है वो इस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी मूव करने की, या देखो कौन सी वेलोसिटी होगी उसके ऊपर बात करते हैं। ये वेलोसिटी होगी या इधर की तरफ वेलोसिटी होगी। ठीक है, इन दोनों का केस का पता लगाना है कि हमारा कौन सा केस होगा। वो कैसे पता लगाना है, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं जिसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, समझ लेना है क्या, इफ साइन ऑफ एक्स एंड टी, साइन ऑफ एक्स एंड टी हैव सेम साइन, क्यों लिखेंगे, if sine of x and t is same, then the wave is moving towards नेगेटिव, अगर सेम साइन होगी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसके साथ ही आप लिख सकते हो, आप खुद ही लिख लो इसके आगे, इफ द साइन ऑफ एक्स एंड टी इज नॉट सेम, यानी कि अगर मैं यहां से अगर इधर बात करूं, इस सब कंक्लूजन निकालता हूं, तो कहां कहां कौन कौन ट्रेवल कर रहा है उसको जरा देखते हैं अच्छे से। क्या, देखो, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी इस तरफ, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमने यहां से बात समझी, डायरेक्शन भी पता चल गई, और ओमेगा अपॉन के करोगे जब भी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड लेना सिर्फ। ठीक है, और वेलोसिटी किसके बराबर होती है ये भी बता, डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर ली अभी, और वेलोसिटी अगर निकालनी हो वेव की, इक्वल टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ मॉड लेना है, कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहले भी बताया आपको ओमेगा करके, बट ये बेटर फॉर्मूला है, इस तरह से याद रखोगे। और डायरेक्शन यहां से नहीं निकालनी, यहां पे आपने मॉड ले लेना है, पॉजिटिव ही आंसर बोलना है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन बोलेगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट ये वाला लगाना है जो मैंने अभी ये वाला कॉन्सेप्ट लिख के दिया। ये सारी इसके ऊपर हमने जो बात करनी थी वो कर ली। ठीक है, ये सब हमने न्यूमेरिकल्स भी किए और ये सब इसमें आ गया। थैंक यू वेरी मच।